मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत विल और वुड का प्रयोग चलेगा। जो क्लास का 31वां दिन और चैप्टर 4 पार्ट नंबर 9 होगा, पार्ट नंबर 9। इसमें विल का प्रयोग करना सिखाया है। पूरे में विल का ही प्रयोग है, फिर वुड का प्रयोग अगले चैप्टर में होगा, अगले क्लास में होगा। तो इसमें देखिए पहले विल का प्रयोग कैसे होता है। विल एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके साथ V1 रूप लगता है। विल क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और इसके साथ V1 का, जैसे कि ही विल गो, यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और इसके साथ वर्ब का असली रूप लगता है, गो होता है। गोइंग नहीं होगा, गोज नहीं होगा। यही बात यहाँ है। यू विल रन, तो यहाँ रन V1 रूप में हुआ। राम विल ईट, V1 रूप में ईट का प्रयोग हुआ है। पहचान यही है कि मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का असली रूप लगता है। साधारणतः सेकेंड और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। विल का प्रयोग साधारण रूप से कहाँ होता है? यू के साथ, राम, ही, दे, बॉयज, इस सब के साथ विल का प्रयोग होता है। और आई और वी के साथ, जो फर्स्ट पर्सन में है आई वी, इसके साथ साधारण रूप से विल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे राम विल प्ले, ही विल गो टू स्कूल, ही विल गो टू स्कूल। तो यहाँ देखिए राम के साथ विल का प्रयोग किए, ही के साथ विल का प्रयोग किए। और इस तरह फ्यूचर इसमें क्या करता है? यहाँ यू विल गो होम, सी विल सिंग ए सॉन्ग। यहाँ इसका रूप पढ़ रहे थे, एग्जाम्पल यहाँ देखना है। तो यू विल गो होम, तुम घर जाओगे। सी विल सिंग ए सॉन्ग, वह गीत गाएगी। तो यहाँ क्या हो गया? सी के साथ विल और यू के साथ, यू हो गया सेकंड पर्सन, सी हो गया थर्ड पर्सन। तो केवल सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग साधारण रूप से होता है। विल का प्रयोग भी फ्यूचर टेंस में होता है, जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने का बोध कराता है। विल का वास्तविक अर्थ जो होता है फ्यूचर टेंस को बताने के लिए, फ्यूचर टेंस में कोई काम होने वाला है, होने जा रहा है, उसके लिए विल का प्रयोग होता है। जैसे राम विल प्ले, आने वाले समय में राम खेलेगा, राम विल प्ले। ही विल गो टू स्कूल, आने वाले समय में वह स्कूल जाएगा, चाहे वो 1 मिनट के बाद या आने वाले लंबे समय के बाद। ही विल गो टू स्कूल। तो यहाँ फ्यूचर का टाइम, भविष्य में होने वाली किसी क्रिया का बोध कराने के लिए विल का प्रयोग होता है। आगे है विल का शॉर्ट फॉर्म में ILL होता है। विल का जो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, कोमा दे के LL लिखेंगे और इसको पढ़ेंगे कैसे? जैसा लिखा रहेगा वैसा पढ़ेंगे। जैसे यू विल है तो यू विल कहेंगे, जैसा लिखा है पढ़ेंगे वैसा ही। लेकिन मान यू विल कहेंगे, यू विल नॉट प्ले नाउ, तुम अब नहीं खेलोगे। ही के साथ अगर LL लिखा है कोमा के साथ, इसको विल समझना और कहेंगे इसको हील। ही विल नहीं कहना, ही विल नहीं कहना, हील कहना। तो कैसे होगा? हील सिट हियर, वह यहाँ बैठेगा। दे लर्न इट, वे लोग इसे सीखेंगे। तो यहाँ दे विल नहीं कहेंगे, देल कहेंगे। जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के साथ एल बोल देना है। यही शॉर्ट फॉर्म हुआ विल का, जिसका प्रयोग स्पोकन इंग्लिश में होता है और जर्नलिस्ट पत्रकारिता आदि में होता है। विल के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, जिसका टू लिखा नहीं जाता है। जैसे ही विल टीच यू, या जो टीच लिखा हुआ ये इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव कहते हैं वर्ब के असली रूप को, यानी हिंदी क्रिया में, हिंदी में उसको मूल धातु कहते हैं, क्रिया का मूल रूप। तो मूल धातु में पहचान है इंग्लिश में कि जब कोई वर्ब मूल रूप में लिखा रहता है तो उसके पहले टू जरूर लिखना चाहिए। लेकिन विल के साथ जो इन्फिनिटिव आया है मूल धातु, उसके साथ टू लिखा नहीं जाता, इसको साइलेंट छोड़ दिया जाता है। होना चाहिए यहाँ टू टीच, लेकिन यहाँ टू जो है साइलेंट रहेगा। जो हम ब्रैकेट में लिख के दिखाए हैं समझने के लिए, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ। और विल के बाद यहाँ टीच के पहले टू जरूरी नहीं होता है लिखना, जबकि ये इन्फिनिटिव है। इसमें अन्य जगह, दूसरे जगह वर्ब के पहले टू लिखा जाता है। जैसे ही विल टीच यू, यहाँ इन्फिनिटिव है बिना टू का। राम विल स्पीक नाउ, तो यहाँ पर जो स्पीक के पहले टू का प्रयोग होगा। राम विल स्पीक NOW नाउ। चलिए, तो समझे कि विल के बाद इन्फिनिटिव होता है और उसके पहले टू नहीं लगता है। विल का प्रयोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने में होता है। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने में भी ही विल नॉट गो टुडे, वह आज नहीं जाएगा, नोट लगाए हैं। यू विल नॉट गो आउट,
तुम बाहर नहीं जाओगे। यहाँ भी विल के साथ नॉट लगा इंडिकेटिव बनाना होगा। फिर विल को बाहर कर देते हैं, सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं वाक्य में, तो ये इंट्रोगेटिव बन जाता है। विल ही सिंग ए सॉन्ग, विल दे प्ले द मैच, क्या वे मैच खेलेंगे। विल ही सिंग ए सॉन्ग, क्या वह गीत गाएगा। यहाँ पर अगर हम कोई WH क्वेश्चन लिखना चाहें तो यहाँ व्हेन लिख दीजिए, वाई लिख दीजिए, वेयर लिख दीजिए, तो इसमें WH क्वेश्चन हो जाएगा। इसका मतलब होगा व्हेन विल ही सिंग ए सॉन्ग, वह गीत कब गाएगा, वह गीत कब गाएगा। अगर वाई लिख देंगे तो वह गीत क्यों गाएगा। वह अगर वेयर दे देते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा वह गीत कहाँ गाएगा। अगर हाउ लगा देते हैं तो वह गीत कैसे गाएगा। तो इस तरह WH वर्ड पहले जोड़ दीजिए, नियम तो स्ट्रक्चर वही रहेगा, तो ये WH क्वेश्चन हो जाएगा। अगर ये नहीं है, केवल ऐसे विल से शुरू हुआ है, इसको यस नो क्वेश्चन कहते हैं और ये भी सेंटेंस चलेगा। तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है विल के प्रयोग से। विल प्लस नोट का शॉर्ट फॉर्म में वांट होता है, जो स्पोकन इंग्लिश में यूज होता है, प्रयुक्त होता है। विल प्लस नोट का शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है, वांट होता है। विल नॉट नहीं कहेंगे, विल और नोट को जो संक्षेप में ऐसे लिखेंगे, WON, NO के N के बाद जो O होना चाहिए उसको हटा देते हैं, ऊपर से कोमा दे देते हैं संकेत के रूप में। तो ये हो गया वांट, इसको वांट कहना चाहिए। ही वांट ड्राइव ए कार, वह गाड़ी नहीं चलाएगा। बॉयज वांट रीड इंग्लिश, लड़के अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ वांट का प्रयोग करना हुआ। संक्षिप्त में इसका उच्चारण स्पोकन इंग्लिश में होता है प्राय। तो ये वांट का प्रयोग समझे। विल प्लस नोट का क्या होता है, वांट होता है। आई और वी के साथ विल के प्रयोग से प्रॉमिस, इंटेंशन या विलिंग, प्रॉमिस माने होता है वादा करना, प्रतिज्ञा करना, इंटेंशन माने होता है इरादा, विलिंग्स माने होता है इच्छा, थ्रीट माने होता है धमकी देना, डराना। इस सब का बोध कराने के लिए आई वी के साथ विल का प्रयोग होता है। इसके जो 3 कंडीशन दिखाए गए हैं, तीनों के आधार पर एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है। आई विल सर्टेनली हेल्प राम इन द एग्जाम, इसमें देखिए प्रॉमिस किया जा रहा है, परीक्षा में मैं राम की मदद अवश्य करूंगा। यहाँ अवश्य के अर्थ में लिखा जाएगा इसका, परीक्षा में मैं राम का मदद अवश्य करूंगा, यहाँ प्रॉमिस करना हुआ। आफ्टर द एग्जाम वी विल गो टू पटना, इंटेंशन व्यक्त कर रहा है, उसका इरादा है कि जब परीक्षा खत्म हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, पटना जाएंगे। यहाँ एक इरादा, इंटेंशन व्यक्त हो रहा है, यहाँ प्रॉमिस हो रहा है कि मैं इसकी मदद करूंगा, और यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटेंशन व्यक्त किया जा रहा है, इरादा, जाने का इरादा है। वी विल ऑल्सो गो टू पटना विथ यू, यहाँ इसकी इच्छा, इसको मालूम जब हुआ कि हाँ ये पटना, हम पटना जाएंगे, इस बात को जो दूसरा ने सुना तो कहा हम वी विल ऑल्सो गो टू पटना विथ यू, तुम्हारे साथ मेरी भी इच्छा है पटना जाने का, तुम्हारे साथ मैं भी पटना जाऊंगा। तो यहाँ विलिंगनेस हुआ, विलिंगनेस माने इच्छा प्रकट करना। एक ही देखिए सेंटेंस में विल तीनों में है, एक जगह प्रयोग किया है प्रॉमिस का बोध है, दूसरे शैली में किया है तो इंटेंशन बोध रहा है, तीसरे में कर रहे थे इच्छा या विलिंगनेस का बोध हो रहा है। इस प्रकार फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ जब विल का प्रयोग होता है तो अगर रहेगा किसी वाक्य में इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में, तो विल यू से नम्र निवेदन या निमंत्रण या इन्विटेशन जिसको कहते हैं, इसका बोध होता है। जैसे विल यू हेल्प मी, प्लीज, कृपया आप क्या मेरी मदद करेंगे, यहाँ निवेदन कर रहे हैं, विनम्र निवेदन। विल यू सॉल्व द क्वेश्चन प्लीज, कृपया इस प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे, यहाँ किसी से आग्रह किया जा रहा है। तो इस अर्थ में विल यू को शुरू में करके लिखा जाता है। थर्ड पर्सन के साथ विल के प्रयोग से किसी जानकारी या घटना का बोध होता है। थर्ड पर्सन में अगर विल का प्रयोग करते हैं, जैसा कि ईसा में भी किए हैं, तो इसके द्वारा इस तरह के सेंटेंस अगर रहेगा, विल का साथ प्रयोग जब किसी थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ रहेगा, तो उसे कोई आने वाले समय में कोई घटना का बोध होता है, या हमको जानकारी है कोई विषय के बारे में, किसी वस्तु के बारे में जिसके बारे में हम बता सकते हैं। इस अर्थ में थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है। जैसे ड्राइव केयरफुली अदरवाइज एन एक्सीडेंट विल बी हैपन, सावधानी से गाड़ी चलाओ नहीं तो दुर्घटना हो जाएगी, तो दुर्घटना हमको अनुमान है कि रास्ता ठीक नहीं है या जैसे भी हो, तुम अगर ठीक से नहीं चलाओगे गाड़ी तो दुर्घटना हो जाएगी। ये क्या है, एक आने वाले समय की संभावित घटना को व्यक्त करता है, या हमको पता है कि ऐसे चलाओगे दुर्घटना हो जाएगी। आफ्टर द सनसेट
सन और सेट, SUNSET, आफ्टर द सन सेट इट विल बी डार्क। यह सभी को पता है कि सूर्यास्त के बाद अंधेरा हो जाएगा, सूर्यास्त के बाद अंधेरा हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिए कि एक ऐसी घटना का बोध हो रहा है जो पहले से पता है या तो आने वाले समय में घटना होगी। अब है थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के प्रयोग से वर्तमान समय में किसी कार्य के करने की आदत का बोध होता है। थर्ड पर्सन में अगर हम विल का प्रयोग करते हैं तो कभी कभी इसके प्रयोग से वर्तमान में हमको कोई काम करने की आदत है उसका बोध कराता है। जैसे ए गुड टीचर विल नेवर वेस्ट द टाइम। एक अच्छे टीचर क्लास में अपना समय नष्ट नहीं करते। तो यहाँ क्या हो गया, वर्तमान समय में किसी कार्य की करने की आदत है, उसको आदत है। अच्छे टीचर की क्या आदत होती है कि अपने क्लास में समय को यूं बर्बाद नहीं करते। लेबर हार्ड, आगे क्या है, ए गुड स्टूडेंट विल ऑलवेज लेबर हार्ड। एक अच्छे विद्यार्थी हमेशा कठिन परिश्रम करते हैं, उसकी आदत होती है। अच्छे विद्यार्थी का ये लक्षण और आदत होती है। इस आदत को बोध कराने के लिए थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, विल का किसी भी सब्जेक्ट के प्रयोग से संभावना यानी पॉसिबिलिटी प्रकट होती है। कभी कभी क्या होता है, विल के प्रयोग से कोई काम करने की या होने की संभावना प्रकट होती है। जैसे यू विल गो ऑन फुट, यू विल गो ऑन फुट, इट विल बी लेट, इट विल बी लेट। इफ यू गो ऑन फुट, यदि तुम पैदल जाओगे, ऑन फुट मतलब पैदल, यदि तुम पैदल जाओगे तो इट विल बी लेट, विलम्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संभावना है कि विलम्ब हो जाएगा। अगर तुम पैदल जाओगे तो देर हो जाएगी। इफ यू पोस्ट दी लेटर, अगर तुम पत्र को डाल देते हो, इफ यू पोस्ट दी लेटर योर फ्रेंड विल गेट इट टुमारो। यदि पत्र को तुम डाल देते हो, पोस्टमैन के पास भेज देते हो, पोस्ट लेटर बॉक्स में डाल देते हो, तो ये कल तुम्हारे मित्र के हाथ पहुंच जाएगा। तो यहाँ क्या कहना हुआ, पॉसिबिलिटी की, ये संभावना है कि पहुंच जाएगी, ये पहुंच जाएगा ये पत्र। आगे है, विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग से पास्ट टेंस में किसी कार्य की संभावना प्रकट होती है। इसमें कहता है विल हैव अ प्लस पास्ट पार्टिसिपल का जो प्रयोग होता है, विल हैव अ प्लस पास्ट पार्टिसिपल, इसके प्रयोग से क्या होता है, विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग से क्या होता है कि पास्ट टेंस में किसी कार्य के संभावना, बीते समय में किसी कार्य की संभावना थी, इसको व्यक्त करता है। जैसे यू विल हैव फिनिश्ड योर वर्क, तुम अपना काम समाप्त कर लिया होगा। जैसे हम अनुमान करते हैं कोई कार्य को होने की संभावना व्यक्त करते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए कोई आदमी मेरे पास से गया, उसको जाना 1 घंटा हो गया और कोई अपना काम करने के लिए गया है। अब हम अनुमान लगाते हैं, संभावना व्यक्त करते हैं कि वो जो गया तो अभी तक उसका काम हो गया होगा। इस तरह के अर्थ को व्यक्त करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं, विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, जो पास्ट पार्टिसिपल आकर के वाक्य में किसी कार्य के संभावना प्रकट करता है। जैसे यू विल हैव फिनिश्ड योर वर्क, तुम अपना काम समाप्त कर लिए होगे। दे विल हैव रिच्ड द स्टेशन, कोई आदमी आप गया है स्टेशन या कहीं जाना है और घंटों समय लग गया है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो वहाँ पर हम फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं, दे विल हैव रिच्ड द स्टेशन, वे स्टेशन पहुँच गए होंगे। इस प्रकार जो आज का है इसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के तहत विल का प्रयोग करना हम आज सीखे हैं। और आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट डे फिर हम